बोर्ड को और थोड़ा सा जूम नहीं किया, बोर्ड उसको रखना ही है। एक वीडियो में तो हो गया, और हर वीडियो में तो ऐसे जो, ताकि हम देखें, जब वीडियो को हम देख रहे थे ना, तो राइटिंग बहुत छोटा छोटा जब हो जाता है, तो हम जब इस वीडियो को यूट्यूब में देखते हैं तो कम दिखता है। एक वीडियो में तो हो गया, कॉलम में अपलोड हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चैनल में तो हो चुका है ऑलरेडी, है ना, और थोड़ा सा कर सकते हैं उसमें कोई, ताकि उसमें उनको दिखे अच्छा से। और पकड़ लिया एक थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, और चलो आज शुरू करते हैं तुम्हारा ये ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ओके, इसको आज हम लोग शुरू करेंगे। तो इससे पहले क्लास में हम लोग ऑलरेडी क्या डिस्कस किए थे, हम लोग डिस्कस किए थे ग्रुप 15 एलिमेंट्स को, उसका ऑकरेंस यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है और किस रूप में पाया जाता है, इस तरह का हम लोग कुछ डिस्कस किए थे एकदम। हाँ, और अब दूसरी जो हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ा सा, वो हम लोग किए थे तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, है ना, ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और थोड़ा सा हम लोग बेसिक जो हाउ टू मेमोराइज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसको हम लोग एक ट्रिक के थ्रू से सीखे थे, है ना, ट्रिक से हम लोग सीखे थे उसको कैसे मेमोराइज किया जा सकता है। छोटी छोटी बात सीखे थे। आज हम लोग जो सीखेंगे वो तुम्हारा है कि ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब ग्रुप 15 एलिमेंट्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज तो दो तरह होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है और तुम्हारा एक केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ना। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज होते क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ये क्या है, अगर इसको हम लोग बोलेंगे तो ये जस्ट एक फिजिकल अपीयरेंस होता है, माने किसी को देख के, है ना, जैसे मुझे देख के कैसा चल रहा है, या मैं गोरा हूं या काला हूं, लंबा हूं या नाटा हूं, या मेरा कौन सा ड्रेस है ना, मैं हेल्दी हूं या स्लिम हूं, इस तरह जो मुझे देख के जो बाहरी चीजों पता चलता है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। अब किसी के इंटरनल में, अब मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, ये तो तुमको बाहर से पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। मैं डाल हूं या इंटेलिजेंट हूं, ये तुमको देख के पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए मेरे साथ तुम्हें रहना पड़ेगा, या मेरे साथ हमको अब एग्जाम लो तो पता चलेगा यार मैं इंटेलिजेंट हूं या नहीं हूं। तो ये इंटरनल चीज हो गया, यानी हमको किसी के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट के थ्रू से पता चलेगा कि मैं कैसा हूं, मेरा बिहेव कैसा है। तो ये इंटरनल जब प्रॉपर्टीज आता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किसी चीज को देख के उसको पता नहीं चलता है, उसको केमिकल प्रॉपर्टीज को पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको किसी के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, ओ इसके साथ कैसे बिहेव करता है, तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है, इसके साथ कैसे बिहेव करता है, इसके साथ कैसे रिएक्ट करता है, वो ये सारे के सारे चीज आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में। और लेकिन एक एलिमेंट मैंने तुम्हें दिया, या कोई एक सब्सटेंस दे दिया, ऑब्जेक्ट, तुम नहीं बोल सकते हो ये ठोस है या लिक्विड है या गैस है, तुम देख के बता सकते हो, यानी ये हो गया उसका फिजिकल स्टेट। और ये फिजिकल स्टेट हो गया किस में आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तुम नहीं बोल सकते उसका स्मेल क्या है, वो लिक्विड है सॉलिड है, वो तुम नहीं बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत कुछ इसको भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो दो तरह का प्रॉपर्टीज हमको समझ में आ गया, फिजिकल कौन होता है और केमिकल कौन होते हैं, है ना। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो शुरू करते हैं, क्या क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स के। पहले हम लोग कुछ नोट डाउन कर लेते कि होते क्या है। नंबर 1, देखो एक में अगर बात करता हूं, पहला प्रॉपर्टीज फिजिकल स्टेट एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। फिजिकल स्टेट एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ये जो होता है पहला प्रॉपर्टीज होता है। अब दूसरा प्रॉपर्टीज में आता है हम लोग एटॉमिक रेडिया।
एटॉमिक रेडिया और आयनिक रेडिया भी इसी में आ जाता है। तीसरे में आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी, इसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, या शॉर्ट में इसको आई बोलते हैं, आई। इसको और एक नाम से भी बोला जाता है आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, या आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल सेम चीज है। अब चौथे में हम लोग यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग शॉर्ट में ईएन से डिनोट करते हैं। हमेशा याद रखोगे ईएन, आगे चल के हम सिर्फ ईएन यूज करेंगे, उसमें समझ लेना होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब आई यूज करूंगा समझ लेना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रहा है। और फिफ्थ में आता है ऐसा एक और प्रॉपर्टीज है, जैसे कि तुम्हारा एलोट्रॉफी आता है। अच्छा, ये हुआ। और कुछ छूट रहा है? अगर कोई छूटेगा तो उसको मैं बाकी फिर पढ़ाते पढ़ाते उसको मैं ऐड कर लूंगा। हाँ, और भी एक है, जैसे मुझे याद आ गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को 5 में देखो। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी एक है। और 6th में रखो इलेक्ट्रॉन। इतना ही, इतना तुम्हें अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग इतने पॉइंट को, अभी 6 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतने डिस्कस करेंगे, और हो सके तो कुछ हम लोग छोटे मोटे क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना? ठीक है, सबने लिख लिए? जल्दी जल्दी इसको पहले लिख लो, या तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, मैं क्लियर करता हूं? यस सर। ओके, मैं इसको क्लियर करता हूं। जल्दी उतरना है उतर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाद में भी उतर सकते हो। ले लिए। और सुनो, और एक बात है, किसी को अगर कोई छूट जाता है तो ये क्लास जो है यूट्यूब में भी मिलेगा। यूट्यूब में डीसी पलामू चैनल में मिलेगा। डीसी पलामू सर्च करोगे, सर्च करने के बाद उसको प्ले लिस्ट में जाओगे, ऊपर में प्ले लिस्ट मिलेगा। प्ले लिस्ट में सारे के सारे वीडियो, जितने सारे क्लास होते हैं सबका मिलेगा। अब हम लोग पॉइंट नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। देखो, मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, फिर से दोबारा एक ग्रुप को मैं यहां डाल रहा हूं, जो ग्रुप 15 है। अच्छा, पूरा ही ड्रॉ कर देता हूं दोबारा। 1 2 3 4 5 6, ऐसा होता है। 6 ग्रुप होते हैं, है ना? पी ब्लॉक हमेशा 6 है। अगर किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 6 ग्रुप चाहिए। अब यहां हम लोग तो जानते हैं, पहले वाला में अब देखो यहां पर होता है कार्बन से, ये बोरॉन से शुरू होता है। सबने रट लिया, इसको रट के भी रखना है। कौन सी गीत सुनाओ पंजाबी? ना पियो ऐसे सब बिगड़ेंगे, ओ सुंदरी, सॉरी, ओ सुंदरी सनिया टेनिस प्लेयर। और क्या है बताओ इसमें? इसके बाद क्या है? फ्लोरीन वाला ग्रुप है, तो उसको कैसे रखेंगे? फिर कल बाहर आएगी। हाँ, सॉरी, आएगी मतलब यहाँ आयोडीन है।
आएगी O2, ठीक। और इसमें क्या है, ऊपर में और एक होगा हीलियम, हीना, नीना और करीना का एक्स-रे। हाँ, हीना, नीना और करीना की एक्स रे। गुड, इसको एकदम रट के रखना ताकि तुम्हें बाद में पता चलेगा कितना इससे सुविधा होता है। ओके, अब हमारा ग्रुप ए जो है, ये हमारा ग्रुप 15 है, ये हमारा ग्रुप 15 है, G15, G15 मतलब ग्रुप 15 है, इसी का भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब मैं जो बताने जा रहा हूं, इस एक चीज और मैं बता देता हूं, ग्रुप 15 को बोलते हैं, एक नाम है, इसको बोलते हैं निकोजेन। क्या बोलते हैं? निकोजेन। निकोजेन एक शायद ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, ग्रीक या लैटिन वर्ड होगा, हमको याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बहुत दिन ये पहले था याद। चलो, तो निकोजेन का मतलब ये ग्रीक या जो भी लैटिन वर्ड है, निकोजेन का मतलब होता है पॉइजन, पॉइजन होता है। पॉइजन मतलब ये जनरली क्या करता है, पॉइजन फॉर्मेशन, यानी जनरली इस ग्रुप का एलिमेंट जो होता है वो जहरीला चीज को ज्यादातर बनाता है, ये जहरीले चीज को फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका नाम है निकोजेन। निकोजेन का मीनिंग होता है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड इसका मीनिंग होता है जो है पॉइजन फॉर्मेशन। तो ये ज्यादातर जहरीली चीज को बनाता है। देखो तुम याद करो, आर्सेनिक है कि नहीं, जहरीला चीज है। हम लोग बोलते पानी में आर्सेनिक है तो उसमें बड़ी बहुत सारा का बीमारी आता है हमारा पैरों में, हाथों में। तो आर्सेनिक, एंटीमोनी, ये ज्यादातर जो भी है, यहाँ तक कि नाइट्रोजन का भी बहुत सारा एलिमेंट कंपाउंड मिलेगा, इसका भी बहुत सारा कंपाउंड मिलेगा जो जहरीला होता है। तो इस ग्रुप के एलिमेंट को तो तुम आर्सेनिक भी जानते ही हो, तो ज्यादातर जहर जो पॉइजन होते हैं, पॉइजनस कंपाउंड्स होते हैं, उसको बनाता है, इसलिए इसका नाम है क्या, निकोजेन। निकोजेन याद रखना। दूसरा जो है इसका ग्रुप 16 का क्या नाम है, ये ग्रुप 16 है, इसका एक नाम है, इसका नाम होता है तुम्हारा, इसका नाम है ओर फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं हम लोग चैल्कोजेन। क्या बोलते हैं, लिख लो, चैल्कोजेन। चैल्कोजेन, तो चैल्कोजेन इसका मीनिंग होता है ओर फॉर्मेशन। ओर क्या होता है, ओर फॉर्मेशन। आप बोलोगे सर और फॉर्म, और मतलब क्या, और होता है कि इसको जानते हैं, और मतलब जो होता है जैसे कि इसको हिंदी में तो ओएस्क, ओएस्क या कुछ ऐसे बोलते हैं, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है। तो और जो बनाते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट का नाम सुने, ये जो है, अब एल्यूमिनियम का भी नाम सुने, तो एल्यूमिनियम कहां से मिलता है, उस बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। तो यहां पर जो बॉक्साइट है ये ओर ऑफ एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का ओर है, वो कौन है, बॉक्साइट। फिर बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकाला जाता है, Al को। तो इसी तरह से ज्यादातर वो जो ओएस्क या ओर, उसको बनाता है ये एलिमेंट। इस सारे के सारे एलिमेंट क्या बनाता है, ओर फॉर्मेशन करता है, ओर बनाता है। जैसे बॉक्साइट बनाता है सल्फर, ये बनाता है तुम्हारा जिंक ब्लेंड बनाता है, ZnS जिंक ब्लेंड बनाता है, बहुत सारा सल्फाइड का ज्यादातर कंपाउंड सभी बनाता है। तो इन लोग क्या बनाता है, ओर, ओर बनाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, चैल्कोजेन। चैल्कोजेन। दूसरे में आ जाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इसको क्या बोलते हैं, हम लोग सब जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, किसने बताएगा इस ग्रुप का नाम, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, याद है किसी को, इस ग्रुप का नाम है हेलोजेन, है ना, इसका नाम है हेलोजेन। इस हेलोजेन का मतलब हुआ, हेलोजेन इसका मीनिंग क्या होता है जानते हो, हेलोजन मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मेशन। क्या है, सॉल्ट, नमक, सॉल्ट फॉर्मेशन करता है ये ज्यादातर क्या है, नमक बनाता है। हेलोजन का नाम कहां से आया, सब सारे के सारे शायद लैटिन वर्ड है, उसी से आया है, जिसका मीनिंग होता है हेलोजन। बोलते इस ग्रुप को बोलते हैं हेलोजन फैमिली, इसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली, इसको चैल्कोजेन फैमिली, इसको निकोजेन फैमिली, ठीक है। तो इसका नाम है सॉल्ट फॉर्मेशन, हेलोजन का मतलब सॉल्ट फॉर्मेशन, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट जो है सॉल्ट बनाता है, नमक बना। देखो क्लोरीन है तो हम लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड क्या बनाता है, NaCl, नमक हुआ ना। तो क्लोरीन है, ये सॉल्ट बनाया। इस तरह से KCl, सारे के सारे सॉल्ट बनाता है। NaBr क्या है, सॉल्ट है, सब सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट बनाता है, नमक बनाता है, इसलिए इसका नाम है हेलोजेन। इसका नाम है हेलोजेन, इसका नाम बोले चैल्कोजेन, यहां लिख लोगे, इसका नाम है निकोजेन। और ये तो हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं, इसको भी बारे में बाकी पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, तो ये सारी कुछ छोटी बात है।
अब हम लोग थोड़ा इस फिजिकल स्टेट में अब डिटेल्स में इसका जाएंगे। हाँ, इस फैमिली को कभी कभी तुम्हारा एग्जाम में आ सकता है कि नाइट्रोजन फैमिली के सबसे पहला एलिमेंट कौन है, तो नाइट्रोजन है। अब सेकंड एलिमेंट कौन है, तो फास्फोरस है। तो इस फैमिली का फर्स्ट मेंबर कौन है, नाइट्रोजन है। तो इस फैमिली को पूरा क्या नाम, किसके नाम से जाना जाता है, जैसे हमारा फैमिली है, तो हमारा फैमिली में सबसे जो बड़े हैं उसी के नाम से उस फैमिली परिवार को जाना जाता है। तो इसी तरह से इस परिवार को किसके नाम से जाना जाएगा, नाइट्रोजन के नाम से, इसलिए इसको नाइट्रोजन परिवार बोलते हैं। इस तरह से इसको ऑक्सीजन परिवार है ना, ये कार्बन परिवार, तो इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा इसको क्लियर करके इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलो, अब देखो मैंने क्या लिखा, फिजिकल स्टेट। तो ये नाइट्रोजन जो होते हैं ये क्या होता है, गैस होते हैं, ठीक। दूसरी बात, फास्फोरस क्या है, ये भी सॉलिड है लेकिन इजीली वेपोराइजेबल सॉलिड, ये सॉलिड है लेकिन इजीली वेपोराइज होता है, इजीली वेपोराइजेबल सॉलिड, ठीक है। माने सॉलिड है लेकिन हल्का सा अगर हीट करेंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या है, ये तीनों ही अगर बात करता हूं ये तो सॉलिड ही होते हैं। अब थोड़ा सा याद देखो, क्या है, पहले गैस, बाकी चारों सॉलिड है, लेकिन इनमें से फास्फोरस जो है वो इजीली वेपोराइजेबल सॉलिड है। अब ये तीनों भी सॉलिड है, ओनली फास्फोरस जो है, ओनली नाइट्रोजन जो है वो यहां पर गैस है। और थोड़ा सा इसमें बात करता हूं कि ये जो होता है, ये दोनों जो होता है, ये दोनों जो है, ये दोनों होता है तुम्हारा नॉन मेटल। क्या है, दोनों नॉन मेटल, नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। तुम्हारा ये जो दोनों है, ये दोनों जो है, ये दोनों होता है मेटलोइड्स, ये दोनों मेटलोइड्स हैं। और ये लास्ट में जो है दैट इज मेटल है। अगर मैं मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो फर्स्ट नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक एंटीमोनी होते हैं मेटलॉइड्स, और ये होता है मेटल। यानी ये धातु, ये अधातु के बीच में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। यानी इसके जो गुण होते हैं, इसके जो प्रॉपर्टी गुण होते हैं इसके अंदर, जो वो मेटल का भी कुछ गुण करेक्टर आएगा और नॉन मेटल, सॉरी मेटल का करेक्टर, नॉन मेटल का करेक्टर, इसके दोनों ही इसके अंदर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। यानी 50% मेटल करेक्टर, 50% नॉन मेटल करेक्टर है इसके अंदर, इसलिए इसको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। और ये प्योर मेटल हो गया बिस्मार्क, और आर्सेन नाइट्रोजन है ये नॉन मेटल। ये गैस, ये इजीली वेपोराइजेबल सॉलिड, ये सॉलिड। अब तुम्हारे सवाल एक है, हो सकता है कि सर नाइट्रोजन गैस क्यों है और फास्फोरस बाकी चारों सॉलिड क्यों है, फास्फोरस से लेके बिस्मथ तक सब सॉलिड है, नाइट्रोजन गैस क्यों है। अब इस सवाल का हम लोग, चलो इसका जवाब खोजते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर करके इसका पता लगाते हैं क्यों ये गैस है। बहुत इजी है और अच्छा भी लगेगा, ऐसा बोरिंग नहीं है, बहुत आसान इजी चैप्टर है और इसमें अच्छा मार्क्स भी आते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो नाइट्रोजन गैस क्यों है, नाइट्रोजन को अगर देखा जाता है तो ये नाइट्रोजन ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। उनमें से अगर देखा जाए तो एक होता है सिग्मा और बाकी दोनों जो होते हैं वो होते हैं पाई, दोनों पाई है, एक सिग्मा 2 पाई है ना, 1 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 तुम्हारे यहां पर पाई बॉन्ड मिलते हैं। तो ये जो है नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसमें होता क्या है, ये नाइट्रोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, डायटोमिक फॉर्म में मिलेगा। ओके, ये कभी ऐसा नहीं मिलेगा N3 ट्राइएटोमिक फॉर्म में, बहुत माने गैस के फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, वो कई कंपाउंड के अंदर हो सकता है ट्राइएटोमिक फॉर्म में,
किसी कंपाउंड को, तो कंपाउंड की बात तो नहीं कर रहा हूं मैं, एक एलिमेंटल स्टेट की बात कर रहा हूं। क्या कौन सा स्टेट की बात कर रहा हूं? एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट। अब एलिमेंटल स्टेट मतलब समझते हो क्या? एलिमेंटल स्टेट मतलब जब वो अपना खुद की एक इंडिविजुअल स्टेट में रहता है, मौलिक स्टेट में रहता है ना, वो अपना फ्रीडम, स्वाधीन स्टेट में रहता है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंटल स्टेट। तो ये अपने खुद से जब अकेले रहना चाहता है, कौन सा फॉर्म में रहेगा? हमेशा N2 के फॉर्म में रहेगा, N के फॉर्म में नहीं मिलता है, N के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो किसी कंपाउंड के अंदर हो सकता है, लेकिन अगर खुद अकेले वो रहना चाहते हैं तो किसमें? हमेशा N2 के फॉर्म में। N मतलब N2। इसी को कहते हैं डायएटॉमिक, मतलब दो एटम से बना है इसलिए डायएटॉमिक। अब बात है कि गैस इसलिए होते हैं क्योंकि अगर मैं इसको देखता हूं तो इसमें सिग्मा बॉन्ड एक है और दो पाई बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड जो बनता है, इस दोनों, इसका भी पाई, इसका भी पाई, बोले इस नाइट्रोजन का भी पाई, इस नाइट्रोजन का भी पाई। अब कौन सा कैसे बनते हैं ना, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर तुम्हें मन करता है तो मैं फिर दिखा भी देता हूं थोड़ा सा, ऐसे भी तो इसको हम लोग डिटेल्स में अलग से डिस्कस करेंगे। अब तुम बोलोगे सर पी पाई बॉन्ड, मैंने क्या बोला? पी पाई बॉन्ड। ये जो नाइट्रोजन के अंदर क्या बॉन्ड बनता है? नाइट्रोजन के अंदर देखने को मिलेगा, बोलोगे पी, है ना, पी पाई बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पी पाई बॉन्ड कि नाइट्रोजन के अंदर कौन सा बॉन्ड मिलेगा? पी पाई। अब सवाल है कि पी पाई बॉन्ड कैसे होते हैं? पी पाई बॉन्ड अगर मैं देखता हूं नाइट्रोजन की, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं तो क्या होता है नाइट्रोजन में? 1s2 2s2 एंड 2p3, ये हो गया 7। ओके, अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं बात करता हूं p ऑर्बिटल का, तो p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 हैं। तो ऐसे है 1 2 3, सिंगल ही रहेगा, है ना। तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 3 इलेक्ट्रॉन जब इसका है, एक नाइट्रोजन का, दूसरे नाइट्रोजन का भी 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मिलेगा। एक नाइट्रोजन का हुआ ना, तो 2 नाइट्रोजन है तो उसका भी 3 है। इस नाइट्रोजन में ये फर्स्ट नाइट्रोजन है, ये सेकंड नाइट्रोजन है, तो इसका भी 3 है, 1 2 3 है ना, 3 करके। अब ये 3 में यहां अगर मैं बात करता हूं, ये 3 जो इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है, उनमें से अगर ये बॉन्ड बनाता है तो एक तो p ऑर्बिटल की अगर बात करता हूं तो हो सकता है ये क्या है? px py एंड pz, 3 होता है, px py pz। ओके, अब ये ऑर्बिटल कैसे रहता है? एक तो अगर मान लो ऐसा है तो ये, इसको हम लोग बोलते हैं, ये अगर z है तो इस p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल का डबल डम्बल होता है तो ये pz बोलेंगे। ओके, अगर ऐसा है, अगर ये डायरेक्शन कौन है? x है, तो इसको क्या बोलेंगे? px है। अगर ऐसा है, और ये अगर y है, y, तो इसको क्या बोलेंगे? py। आ रही बात समझ में सबको? px py और pz। हम लोग z को, ज्यादातर z को जो है वो ये न्यूक्लियस होता है, यहां पर बीच में p का न्यूक्लियस। मैं इसको और भी आगे कभी और क्लास मिलेगा, जैसे केमिकल बॉन्डिंग था 11th में, जो पढ़े हैं उनको ये सारी की सारी चीज 11th में था। तो ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस के डायरेक्शन में है pz। हम लोग इसको जिसको भी जैसे मानो, कोई दिक्कत नहीं, हमें इसको x भी मान सकता हूँ, y भी मान सकता हूँ, उसे कोई, हमने मान लिया ये pz है, x डायरेक्शन में है p ऑर्बिटल तो px है, y डायरेक्शन p ऑर्बिटल तो py। तो ये ऑर्बिटल है। अब होता क्या, दो नाइट्रोजन में इस तरह px py pz है। अब इन लोग करते क्या आपस में ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। देखो मैं इधर वाला क्लियर करता हूं क्योंकि ये सब लिख चुके हो। देखो कैसे बनाता है, एक नाइट्रोजन आया, उसके मैंने कितना ऑर्बिटल बना दिए इस तरह से। तो जो pz वाला ऑर्बिटल है वो कुछ इस ढंग से होगा, है ना, और एक नाइट्रोजन का pz है वो भी कुछ इस ढंग से होगा। और हर ऑर्बिटल के में कितना है? एक एक करके इलेक्ट्रॉन है, सब में एक एक है,
तो दोनों ने एक एक करके इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने एक एक करके इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया। और ये जो नाइट्रोजन में आपस में जब हेड टू हेड, क्या बोले, हेड टू हेड, या इसी को बोलते एंड टू एंड, माने इसका एंड, इसका एंड, दूसरे का एंड, तो एंड टू एंड, दो नाइट्रोजन का मैं बात कर रहा हूं। तो इसका ये भी पीजेड, ये भी पीजेड, ये पीजेड है, ये भी पीजेड है। तो एंड टू एंड, एंड मतलब दोनों का एंड, एंड टू एंड, या तो इसी को बोलते हेड टू हेड, जब ओवरलैप करते हैं तो ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा। ये तो हम लोग 11 में पढ़े हैं, देखो ये सब 11 की चीज है, मैं फिर भी बता रहा हूं, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन नाइट्रोजन में और 2 पी ऑर्बिटल है ना, और भी तो 2 है, px है, py है, तो px ऐसा है, इसका भी px, ठीक है। अब इसके और भी एक है py, इसका भी py है ना। अब ये py इस py के साथ ओवरलैप किया, ये py इस py के साथ किया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। फिर इसी तरह से ये px के साथ किया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो हुआ क्या, थोड़ी सी और से देखो, हुआ क्या, ये py ऐसे है, हम अगर चौक को रखते हैं ऐसे है, पैरेलल है, पैरेलल, ये दोनों पैरेलल ही ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप किया, ये साइड वाइज ओवरलैप, कौन सा ओवरलैपिंग, साइड वाइज, इसी को लैटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, लैटरल, साइड वाइज, साइड से आया ओवरलैप किया। होते कैसे, ऐसा दूर में दिखा रहा हूं, लेकिन होता कैसे है, इसको मैं यहां दिखा रहा हूं, देखो ये होते इस तरह से, ये एक पी ऑर्बिटल आया, दूसरा का भी पी ऑर्बिटल ऐसे आएगा, है ना। ये देखो ऐसे दोनों पी ऑर्बिटल ऐसा ओवरलैप करते हैं साइड साइड में, तो यहां ओवरलैप किया, ये जगह में ये ओवरलैपिंग एरिया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं साइड वाइज। और अब ये ओवरलैप करते हैं जब साइड साइड और लेटरल, तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, दैट इज पाई बॉन्ड। ये 11 की चीज है। तो यहां पर क्या है, ये भी साइड वाइज ओवरलैप, ये भी साइड साइड से ओवरलैप है, तो ये ओवरलैप करता है। हम लोग जानते हैं 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करके एक एक करके इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा। अब बताओ कितने बॉन्ड बना, एक तो ये हेड टू हेड, यानी एक सिग्मा 2 पाई, साइड में है तो पाई, ये भी पाई और ये भी पाई। तो समझ में आया कि इसमें 3 बॉन्ड कैसे होते हैं, एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा 2 पाई, हेड टू हेड ओवरलैप सिग्मा, साइड वाइज ओवरलैप पाई बॉन्ड। तो इसी तरह से नाइट्रोजन बना है। अब बात है क्या, नाइट्रोजन इसी तरह डायटोमिक फॉर्म में रहता है, और इसका है ना डायटोमिक फॉर्म में रहता है, और इसका जो है एक नाइट्रोजन से अगर दूसरी नाइट्रोजन की मैं बात करता हूं ज्यादातर, तो वो शेप और शेप वहां पर वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्या है, शेप वैन डेर वाल, ये इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस करता है। सो इसीलिए ये एक्चुअली गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये इनर्ट होते हैं और किसी के साथ ये बॉन्ड नहीं बना सकता है, 3 नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। इसीलिए ये जनरली क्या होता है, गैस फॉर्म में रहता है, ये गैस फॉर्म में रहता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना के, और किसी के साथ नहीं रिएक्ट करता है। तो एक नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन की मैं बात करता हूं, जब गैस में रहता है तो एक नाइट्रोजन ये है, दूसरा नाइट्रोजन ये हुआ, तो इसके अंदर जो है सिर्फ वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है। वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग सब जानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, वीक होते हैं, बड़ी कमजोर बॉन्ड होते हैं, तो ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब मैं नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा हूं तो सिर्फ क्या एक ही N2 होता है, नहीं, अगर मैं थोड़ा सा भी लेके आऊं, अगर हम लोग जानते हैं 1 मोल लेते हैं, 1 मोल मतलब 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन लेते हैं, तो उसमें कितना एवोगाड्रोस नंबर N2 मॉलिक्यूल रहता है ना, 6.023 into 10⁻23। तो समझ रहे हो ना कितने सारे हैं। जानते हो ना एवोगाड्रोस नंबर के बारे में, कितने बड़े होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर बहुत बड़े होते हैं, इतना बड़ा मतलब सोच भी नहीं सकते हो, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तुम्हारा एवोगाड्रोस नंबर जो है, अगर मैं बोलता हूं उस एवोगाड्रोस नंबर की मैं बताता हूं मार्बल बना लूं, तो इस जो पूरे पृथ्वी के जो तुम्हारा ये पूरा जो तुम्हारा अर्थ है, अर्थ के जो सरफेस है,
उसमें अगर मैं बिछा दूं तो 5 किलोमीटर का उसका थिकनेस बनेगा। इतने बड़े होते हैं एवोगाड्रो नंबर, 5 किलोमीटर का थिकनेस। ऐसा नहीं कि दुकान में कभी जाके बोल देना कि हमको एवोगाड्रो नंबर का एप्पल दे दो, समझ रहे हो ना। तो उनको तो अगर केमिस्ट्री है तो मालूम, तो पता रहेगा, ये जानता ही कि एवोगाड्रो नंबर क्या है। अगर नहीं केमिस्ट्री पढ़ा है तो तुमको केमिस्ट्री पढ़ा है तो थप्पड़ मरेगा, नहीं पढ़ा है तो बोलेगा भाई हम समझ में नहीं आया। तो एवोगाड्रो नंबर इतने बड़े हैं कि उसका अगर मार्बल बनाया जाएगा तो उस मार्बल से अगर मैं पूरे धरती के जितने सरफेस है टोटल, उसमें अगर मैं ढांक दूं तो 5 किलोमीटर का वो थिकनेस बनेगा। इतने बड़े नंबर है। चलो छोड़ो, और भी कभी बताएंगे उसके बारे में, एवोगाड्रो के बारे में। तो ये हुआ, ये इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं इसलिए गैस फॉर्म में। लेकिन मैं अगर बात करता हूं, हाँ, तो ये बॉन्ड जो है ना, मैं बोलने वाला, ये जो बॉन्ड बना इसका भी पाई ऑर्बिटल, कौन सा पाई, पी है, पी ऑर्बिटल, पीएक्स पीओआई, पीएक्स पीओआई, पीएक्स पीओआई। तो ये पी ऑर्बिटल ने क्या बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड। तो इसका नाम क्या देंगे, पी पाई बॉन्ड। आगे समझे, पी पाई बॉन्ड। ओके, तो पी ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बनाया, इसलिए पी पाई बॉन्ड होते। ओके, अब दूसरा हम आते हैं, इसका फिजिकल स्टेटमेंट तो मिल गया। अगर मैं दूसरी मौलिक बात करता हूं, जैसे कि अगर मैं फास्फोरस की बात करता हूं, तो ये हमेशा किस फॉर्म में रहता है, अगर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ को छोड़ दो, इतने अगर मैं बात करता हूं, ये सारे के सारे एलिमेंट दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ P4, AS4 और SB4, दैट इज टेट्राहेड्रल फॉर्म में, टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, समझ में आ रही बात, P4, AS4, SB4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। बोलोगे सर ये कैसे बनता है, मैं दिखाता हूं P4 कैसे बनता है। देखो, अगर मैं बात करते हैं ऐसे, ओह रुको, कुछ इस टाइप का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। ये जो नीचे है ना ट्रायंगल है, पी नीचे एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर खड़ा है ये, ठीक है, ऊपर खड़ा है। तो एक इस तरह का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, जहां पर यहाँ बॉन्ड एंगल जो होता है ऑलमोस्ट 60 डिग्री होते हैं बॉन्ड एंगल। तो ये जो बनाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। यहां पर जो है वो फास्फोरस टू फास्फोरस जो बनता है, वो पी जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, ये सेव और सेव यहां पर दिख रहे हैं, जो यहां पर जो दिखता है, जो एलिमेंटल बात कर रहा हूं, हर बात कर रहा हूं कि ये एलिमेंटल स्टेट में ओनली पी सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है यहां पर इस जगह में। तो इस तरह से P4 एग्जिस्ट करता है। और ये किस तरह से किया था, N2 के फॉर्म में, और ये क्या कर रहा है, P4 के फॉर्म में, और टेट्राहेड्रल और कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। ये मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है, क्या होता है, साइज बड़ा होता है, क्योंकि 4 P है, 1 2 3 4 P है, वहां पर सिर्फ N2। तो साइज बड़ा होने से इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो मॉलिक्यूल, ये तो हम लोग समझ में आ गया। चलो आप दूसरा चीज दिखाता हूं कि ये कैसे होता है। कि अगर छोटा साइज है, अगर दोनों बड़ा साइज है, दो मॉलिक्यूल है, बड़ा साइज, छोटा साइज, मान लो ये नाइट्रोजन है N2 फॉर्म में, ये N2, ये भी N2, ये है P4, ये भी P4, बड़ा साइज है। P का ऐसे भी साइज बड़ा होता है। इस दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं, वो क्या होता है, ज्यादा होते हैं, हाई होते हैं। क्यों, साइज के ऊपर डिपेंड करता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे। तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है।
और ये जनरली अगर मैं बात करता हूं P4 की बात करता हूं तो कभी क्या करता है, एक P4 दूसरे P4 से भी लिंक बनाता है, ऐसे बनाता है, फिर से एक ऐसे बनाएगा, इस तरह से। एक मिनट, यहाँ एक P लगा दो, यहाँ ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, एक कर दो, और यहां भी कर दो। तो देखो इस तरह से एक P इस तरह बनते जाएगा। तो इसी तरह से ये इस तरह से भी उन लोग एक जाइंट मॉलिक्यूल बनाता है। ये इंडिविजुअल नहीं, ये कंबाइंड स्टेट है, और इंडिविजुअली P4 बनाता है, और दोनों P4 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए इन जनरल क्या होता है, ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड के फॉर्म में। और ये याद रखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड और फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। अगर फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड की बात करो तो ये स्ट्रॉन्ग होता है और ये वीक होता है, ये वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा जब मैं पी पाई और डी पाई बॉन्ड अलग से डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, तब बताऊंगा इसको, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है इससे। अब यहां हमको मिल गया P4, तो ये सॉलिड कैसे है वो भी पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर वंडर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ये जो है सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आगे देखते हैं। तो समझ में आया कि भाई नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी, और हाँ ये जो है और एक छूट गया जो बिस्माथ है, बिस्माथ Bi, ये क्या है, ये मेटल के फॉर्म में मेटालिक बॉन्ड होते हैं यहाँ पर, मेटालिक बॉन्ड। अब बताओ मेटालिक बॉन्ड मतलब यहां पर कोई लिमिट नहीं है कि बिस्माथ 2 से बनेगा, 3 से बनेगा, 4 से बनेगा, यानी मेटल क्या होता है, ऐसे होता है, बिस्माथ बिस्माथ है ना, फिर बिस्माथ, इस तरह से मेटल होता है, और उसके बीचों बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, फिर बिस्माथ, इस तरह से। इसका कोई लिमिट नहीं बोल सकता हूं ना, ऐसे होता है मेटल इलास्टर, बिस्माथ बिस्माथ, यानी मेटल का आयंस जो होते हैं और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन आयंस होते हैं जनरली। आप +3 हो या +1 हो, ये +1 हो, हाँ आ जाइए। तो इसमें जो है इस तरह से एक मेटलिक लस्टर बनाता है, जहां पर बहुत सारा कितने हैं, क्या नंबर ऑफ मेटल साइंस क्या होता है, नंबर ऑफ मेटल साइंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबा हुआ रहता है, मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबा हुआ रहता है। तो यहां पर बोल नहीं सकते कि यहाँ 3 बिस्मथ होगा, 4 होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बिस्मथ एटम होगा। तो वहां पर एक इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता कि जैसे N2 हुआ P4 हुआ, ऐसा नहीं होता है कि Bi4, ये मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। और मेटल हमेशा क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड में इस मेटल के साथ, इस मेटल आयन प्लस आयन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन से ये जुड़े रहता है, इसलिए ये ठोस बनता है, इसलिए ये ठोस बनता है, ये सॉलिड बनता है। P4 क्यों ठोस बना, क्योंकि P के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड के चलते ज्यादातर वो ठोस में होता है। कोवेलेंट बॉन्ड तो वहां भी है, लेकिन यहाँ P4 और P4 के साइज बड़ा होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा होगा, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कस के पकड़ के रखेंगे, दोनों का डिस्टेंस कम होगा, दोनों का डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, वो ज्यादातर ठोस में रहेगा। जब 2 मॉलिक्यूल दूर में रहेंगे तो क्या होता है, वो गैस में होता है या तो लिक्विड में, है ना, हम लोग जानते ही है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सब ठोस में है, सॉलिड में, और ये जो साइज बहुत छोटा होता है और भंडार और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसके वजह से ये गैस फॉर्म में रहते हैं। और दूसरी बात इसमें एक चीज बता देता हूं, इसी के कारण से ये जो बॉन्ड बनता है ना PP, ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ये बॉन्ड स्ट्रांग क्यों नहीं है, बोल ही देते हैं यहाँ पर, क्योंकि नाइट्रोजन के साइज बहुत छोटा है, करेक्ट, ओके। अब नाइट्रोजन का साइज छोटा होने के बाद इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रहता है इस तरह से, आगे देखेंगे भी। तो ये दोनों आपस इलेक्ट्रॉन, जब साइज छोटा है, दोनों के साइज है, देखो यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन में अगर मैं बात करते सिंगल बॉन्ड की, तो साइज छोटा होने के चलते नाइट्रोजन के दोनों बहुत नजदीक होता है, दोनों नजदीक होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने के चलते क्या होगा, ये बॉन्ड को बनने नहीं देगा, भगाएगा, दोनों नाइट्रोजन को हटाएगा, यानी ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, यानी ये बॉन्ड वीक होगा। जबकि फास्फोरस का साइज मैंने बताया बड़ा होता है, तो फास्फोरस का साइज अगर बड़ा होगा तो इसके भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का दूरी जो है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण से कोई रिपल्सन नहीं होता है, तो ये बॉन्ड जो है आराम से बना सकता है। और जब दोनों नजदीक में आएगा ना, तो एक दूसरे को हटाएगा उल्टा डायरेक्शन में,
इसको इधर भगाएगा, तो बॉन्ड बनने नहीं देगा। इसलिए बॉन्ड नहीं बनना चाह रहा है मतलब ये बॉन्ड वीक है, आसानी से तोड़ देंगे। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। यही एक कारण है जिसके कारण से नाइट्रोजन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे कम है इस ग्रुप में, नाइट्रोजन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब सर ये कौन सा नाम बता दिया, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी देखो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो एक चीज है, एक चीज समझ लो, एक ही ग्रुप में समझना है, बाकी जितने ग्रुप आएंगे ना उसमें आप समझना नहीं है, आसानी से हो जाएगा। क्यों? सेम चीजों को फॉलो करेगा, हर ग्रुप में ऐसे ही सेम चीज देखने को मिलेंगे, इसलिए एक ग्रुप को बढ़िया से पढ़ लो, इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं, ठीक है? बाकी ग्रुप देखोगे ऑटोमेटिक इतना अच्छा से हो जाएगा। अब व्हाट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी? कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब है कि सेल्फ लिंकेज, टेंडेंसी टू फॉर्म सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज कैसे बनाएगा? एक टेंडेंसी क्या है कि नाइट्रोजन इस तरह से बनाता है। अब नाइट्रोजन इस तरह से ज्यादा बॉन्ड, इसके अलावा और बॉन्ड ऐसे नाइट्रोजन ऐसे बॉन्ड नहीं बनाता है, ऐसा फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि फास्फोरस ने इस तरह का बहुत सारा बॉन्ड बना सकता है ना? फास्फोरस में देखो यहाँ P4 बना लिया, क्या P4 बना लिया, लेकिन नाइट्रोजन N4 बनाया नहीं। यानी एक आपस में जुड़ने का टेंडेंसी इसमें ज्यादा है, एक दूसरे से जुड़ने का टेंडेंसी ज्यादा है, लेकिन इसमें एक दूसरे से जुड़ने का टेंडेंसी कम है। क्या कारण है? क्या कारण? यही कारण है सर, ये दोनों जब आपस में आता है, दोनों का साइज छोटा है, जब दोनों नजदीक आता है तो इसका ऊपर में जो रहते हुए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिपल्सन करता है, रिपल्सन करेगा तो ये बॉन्ड बनने का टेंडेंसी घटेगा, बॉन्ड नहीं बना पाएगा। जबकि इसका साइज बड़ा होता है, ये आसानी से ये बॉन्ड बना लेता है, ये आसानी से बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका ज्यादातर बॉन्ड बन सकता है, लेकिन इसमें आसानी से बॉन्ड नहीं बनता है, इसलिए इसका सेल्फ लिंकेज, आपस में जुड़ने का टेंडेंसी कम है। दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम है, इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम है। कैटिनेशन मींस टेंडेंसी टू फॉर्म सेल्फ लिंकेज, इसी को कैटिनेशन बोलते हैं। आपस में जोड़ने का जो टेंडेंसी है वो नाइट्रोजन में कम है, फास्फोरस में ज्यादा है। इसीलिए फास्फोरस आर्सेनिक इस तरह P4 बना लिया, S4 बना AS4 बना लिया, है ना? तो ये कारण सब समझ में आया। अब इसको, ये हमारा थोड़ा फिजिकल स्टेट के बारे में था और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी में आते हैं, मैं आगे भी बताते जाऊंगा, चिंता मत करो। अगर किसी ने पूछ दिया बिस्मथ मेटल क्यों है, तो जवाब दे पाओगे ना? क्योंकि बिस्मथ में मेटालिक बॉन्ड होते हैं। मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है? मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन जो है आपस में क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी। कौन बताएगा दूसरा प्रॉपर्टी क्या लिखे थे हम? एटॉमिक रेडियम। ये लिखे थे एटॉमिक रेडिया। क्या होता है? एटॉमिक रेडिया की बात करता हूं तो मैं ग्रुप की बात करता हूं, जैसे कौन सा ग्रुप है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। ये ग्रुप है हमारा ग्रुप 15, है ना? ओके, अब एटॉमिक रेडियस की मैं बात करता हूं तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? ऊपर से नीचे क्या होगा? इंक्रीजेस, इंक्रीजेस हो रहा है, बढ़ रहा है ना? एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ता है। अब बोलोगे सर कैसे बढ़ता है? देखो, अगर मैं बात करता हूं कौन सा पीरियड में है, ये कौन सा पीरियड में है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। कौन सा पीरियड? सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड P2 मतलब सेकंड पीरियड। ये क्या आएगा? P3। ये क्या आएगा? P4। ऐसे जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब बताओ P2 मतलब इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने देखा 1s2 2s2 एंड 2p3, यानी मैक्सिमम 2 आया। अब मैक्सिमम जो प्रिंसिपल, जो मैक्सिमम क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल, वही होता है पीरियड नंबर।
तो मैक्सिमम की पूरा लाइन में खोज लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम क्वांटम नंबर कितना है, मैक्सिमम क्वांटम नंबर माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू पीरियड नंबर, तो 2 है, तो यहां इसका पीरियड 2 में होगा। ओके, अब बात करते हैं, ये 2 है, इसके बाद ये अगर मैं इसका बना तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, और बीच में मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, 2 हो गया फर्स्ट 1s, और ये 2s 2p, ये मतलब 2s प्लस 2p वाला बाहर और अंदर वाला 1s, ये 2 सेल बना, 2 सेल। p के लिए क्या है, p3, p3 मतलब होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3, यहां 3 आ गए, मैक्सिमम कितना है 3, यानी ये थर्ड पीरियड में। अब थर्ड पीरियड है यानी 3 सेल बनेगा, 3 सेल यानी एक न्यू ए हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये न्यूक्लियस है। इसी तरह ये चौथे सेल यानी इसको बनेगा ऐसे, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हो गया, तो इसमें बना दिया ज्यादा ना, क्या 2 है, 1 2 3 है, ठीक है, ये 4 होगा ना। हाँ, आ रही बात समझ में, ऊपर से नीचे जा रहा हो तो मैं सेल नंबर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो ये साइज भी बढ़ेगा। हम ये नहीं डिस्कस कर रहा हूं व्हाट इज एटॉमिक रेडिया, एटॉमिक रेडिया तो 11th में पढ़ा है, 11th का क्लास, 11th का क्लास में यूट्यूब में भी था, शायद देखना पड़ेगा, तो उसमें है एटॉमिक रेडियस के बारे में डिटेल्स में बताएं, तो मैं अब वो चीज नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ बता दिया कि क्यों साइज बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। साइज कहां से डिटरमाइन करते हैं, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के डिस्टेंस, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के डिस्टेंस जितना होगा, जितना ज्यादा होगा वो साइज का ज्यादा होगा। किसका साइज ज्यादा होगा, जिसका नंबर ऑफ सेल ज्यादा होगा, जितना सेल बढ़ेगा साइज बढ़ते जाएगा, तो ऊपर से नीचे क्या होता है, साइज, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। ये बात तो समझ में आ गया। साउंड नहीं आ रहा सर। बीप। यस सर, साउंड नहीं आ रहा। अब आ रहे साउंड, हेलो,
यस सर। यस सर। यस सर। चलो, तो अब ये हमारा चल रहा था कि देखो, मैं कह रहा था कि ये ऊपर से नीचे जाते समय साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे साइज क्यों बढ़ रहा था? नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा था। ओके, साइज किसको कहता है? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस। अब मैं अगर पीरियड की बात करता हूं, तो मैं पीरियड में बात करता हूं, ये हुआ तुम्हारा 15, तो ये 16 और ये हो गया 14। अब मैं कह रहा हूं इस तरह से, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओके, ये है। अच्छा, इससे पहले हमने एक बार टीसी लिख दिए थे, वो टीसी नहीं होगा, ये टीई होगा। टीसी दूसरा होता है। ओके, अब यहां पर जो है, मैं कह रहा हूं इधर से इधर जाऊं तो क्या होगा? इन ए पीरियड में, अगर इस पीरियड में जाऊं, सेकेंड पीरियड में, तो साइज क्या होगा? साइज जो है वो घटेगा। क्या होगा? साइज डिक्रीज होगा। यानी में कार्बन से ज्यादा साइज किसका होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से साइज सॉरी डिक्रीज होगा, मतलब घटेगा। यानी सबसे ज्यादा कार्बन का होगा, उससे कम होगा नाइट्रोजन, उससे कम होगा ऑक्सीजन। तो लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड साइज क्या हो रहा है? बाएं से दाएं और जाता हूं कोई पीरियड में तो साइज घटता है, ऊपर से नीचे जाता हूं तो साइज बढ़ता है। तो हमेशा ही ज्यादातर तुम देखोगे कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी फिजिकल हो, केमिकल हो, अगर लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है तो ऊपर से नीचे वो घटेगा, अगर इधर घट रहा है तो ऊपर से नीचे ये बढ़ेगा। ऑपोजिट पीरियड में जो होगा चेंज, ग्रुप में उसका ऑपोजिट होगा। देखो, ऊपर से नीचे साइज घटा तो इधर से साइज बढ़ा, तो इधर से साइज घट रहा है। अब तुम्हारा सवाल, सर ये तो सब सेकंड पीरियड है, ये सब के सब सेकंड पीरियड है, तो साइज घटा क्यों? सबका तो 2 ही सेल होगा ना। अब देखो, इसको समझो। अब ये तीनों को मैं बता रहा हूं, तीनों में देखोगे, इसमें भी 2 सेल है, न्यूक्लियस है एक। अब देखो, ये 2 सेल लिख देता हूं, ये 1 सेल हुआ, एक 2 सेल हुआ। दूसरी में देखो, 1 सेल हुआ, 2 सेल हुआ। तीसरी में देखो, 2 सेल हुआ। मैं कह रहा हूं ये जो सेल है, ये जो सेल है, वेट एक मिनट। अब देखो, ये जो सेल है तुम्हारा घटते जा रहा है तो दोनों सेल। अब तुम बोलोगे सर दोनों सेल है तो घट क्यों रहे साइज? इसका कारण है, इसमें अगर एटॉमिक नंबर देखोगे, इसका प्रोटॉन होगा 6, इसका प्रोटॉन होगा 7। ये कौन है? ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। इसका होगा प्रोटॉन 8। प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज जो है वो ज्यादा होने से क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर आउटर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। इंक्रीज करेगा यानी ये न्यूक्लियस जो है वो पावरफुल हो रहा है। न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है तो ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को कस के अपनी ओर खींचता है। अपनी ओर खींचेगा तो साइज क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। आ रही बात समझ में? मैं कह रहा हूं अगर 7 प्रोटॉन है, यहां कितना? 8 प्रोटॉन है, 8 पॉजिटिव चार्ज है जो बाहर के इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव को खींच रहे हैं अपने ओर। तो ज्यादा जितना न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो उसको साइज को क्या करता है? घटा देता है। इसीलिए इधर प्रोटॉन बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। याद रखोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? ये बढ़ेगा तो साइज घटेगा, है ना? अब देखो, इसीलिए साइज है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है। अब तुम्हारा सवाल ये भी हो सकता है, मन में चल रहा होगा कि सर इधर भी तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नाइट्रोजन का 7 था, इसका 15 हो गया, तो इसका तो 7, ये 15 प्रोटॉन है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियस बहुत ज्यादा है, तो साइज क्यों घट गया? साइज क्यों बढ़ गया? देखो, मैं बताया नाइट्रोजन इतना साइज का है तो फास्फोरस इतना है,
नाइट्रोजन का इतना है तो फास्फोरस इतना है। इसके नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितना होगा? 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 7, तो इसका प्रोटॉन भी 7, 7p। इसका कितना है? 15p, 15 प्रोटॉन है। तो 15 प्रोटॉन इसके अंदर है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो साइज फिर बढ़ गया। क्यों? साइज तो घटना चाहिए। आप बताया कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज घटता है। इसका कारण है वो मैंने तो बता ही दिया, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने के चलते वो नंबर ऑफ अगर सेल कहीं बढ़ेगा तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से भी वो ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा, यानी वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप कोई काम का नहीं रहेगा साइज के फैक्टर में। जब सेल बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली ये 2 सेल था, ये 3 सेल बन गया, सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा तो साइज बढ़ेगा ही। जब सेल दोनों सेम है, दोनों सेल ये सेम है, मतलब दोनों एलिमेंट का सेल अगर सेम है, उसमें हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को देखते हैं। जब नंबर ऑफ सेल सेम तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखो किसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका साइज कम। लेकिन जब सेल बढ़ जाएगा तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कोई काम का नहीं रहेगा यहाँ पर। तो इस मैंने किसके केस में? रेडियस के केस में। तो ये समझ में आ गया रेडियस क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो था वो तुम्हारा है क्या? थर्ड प्रॉपर्टी था, थर्ड प्रॉपर्टी था तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हो, इसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, IE। इसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। इसको हम लोग देखो ये डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं फिर से दोबारा डिटेल्स में डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। देखो ये क्या होता है कि भाई कि कोई एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट से मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं, एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, उसको आयन में बदल दिया है ना। मैंने जैसे मान लो एन इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या मैंने? एन इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहां पर एन प्लस बन जाएगा, एन प्लस बन गया। तो इसको मैंने इसमें आयन में बदल दिया। अब इसको आयन में बदलने के लिए मुझे जितना एनर्जी देना पड़ा, इसको एनर्जी दिए, इस एलिमेंट को एनर्जी दिए, तब जाके इसे इलेक्ट्रॉन निकाल गया। इलेक्ट्रॉन निकाल गया मतलब ये आयन में बदल गया। अब इसको इस आयन में बदलने के लिए जितना एनर्जी मुझे देना पड़ा, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब डेफिनेशन की बात करता हूं तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, किसी को लेके आओ और आयन बना दो। ये इसका कंडीशन है, ये कौन सा होना चाहिए? पहले तो ये होना चाहिए नंबर 1 आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए मतलब अकेले सिंगल होना चाहिए। दूसरी बात ये आइसोलेटेड हुआ। अब दूसरी बात गैसियस स्टेट में होना चाहिए ना, ये गैस के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है ये आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में जब रहेगा, अब उस समय जब इसके इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तब जो एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सो क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ, और वो इलेक्ट्रॉन भी कहां से निकलेगा? हमेशा बाहरी सेल से, है ना। तो ये तो डिस्कस मैंने 11th का वीडियोस है, मैं उसको बोलूंगा अपलोड कर देगा, बहुत सारे रिकॉर्डिंग किया हुआ, उसमें डिटेल्स में मैंने इसका एक पार्ट को डिस्कस किया हूं 11th का क्लास में। तो उसका वीडियो है यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, तो लिंक दे दूंगा, तो उसमें डिटेल्स में देख लोगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होते हैं। तो क्या है कि इसको आयन में बदलने के लिए एन इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो एन प्लस, क्योंकि इसको मैं यहां लिखूंगा तो लिखा जाएगा एन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहां से एन इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया, इसको जोड़ देंगे प्लस माइनस एन प्लस एन माइनस जीरो, तो ये हुआ आयनाइजेशन एनर्जी। अब बात है इस ग्रुप की मैं जो बात कर रहा हूं उसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, है ना। एक बार देख लो, यहां देखो, इस ग्रुप में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है और बिस्मथ है। इस ग्रुप में अगर मैं बात करता हूं आयनाइजेशन एनर्जी की, तो अब तुम खुद बताओगे सब कोई। एक चीज याद रख लो, सिर्फ एटॉमिक रेडियस, तुम बताओ ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है या घटता है? सब कोई बताएगा बढ़ता है। बढ़ता है, करेक्ट। अगर साइज बढ़ेगा, देखो एक चीज में सिर्फ इतना साइज बढ़ रहा है, तो अब जो ये न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस मतलब कौन है? न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव, ये जो न्यूक्लियस है, अब ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है
इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, न्यूक्लियस से बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है साइज बढ़ने से। अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में क्या होगा, कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर, अगर दोनों के डिस्टेंस के ऊपर। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा कूलम्ब्स के लॉ के हिसाब से वो क्या होगा, कम होगा। तो ये कम हुआ, यानी इसको हल्का सा पकड़ा है। लेकिन मैं अगर यहां इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो बड़े न्यूक्लियस के नजदीक में है, इसको कस के पकड़ के रखेगा। लेकिन जब दूरी बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, यानी हल्का सा पकड़ के रखा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इस फोर्स से, इस फोर्स के बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना कौन आसान होगा, कौन इजी होगा? किस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है मेरे लिए? यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यहां से ऊपर वाले से। ऊपर वाला कैसे? ऊपर वाला तो नजदीक में है, तो नजदीक में डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी उस इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस ने एकदम अपने पास कस के पकड़ के रखा है, यानी उसको छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो वहां तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो मुझे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको सबसे कम एनर्जी देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा एनर्जी इसको देना है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जब दूर बढ़ गया तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया तो उस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हल्का सा न्यूक्लियस में बाइंडिंग फोर्स से जुड़ा हुआ है मान लो, तो इसको हल्का एनर्जी देंगे, निकल जाएगा। अगर निकल गया तो इसका एनर्जी कम लगा, यानी कम लगा मतलब इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ गया, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस बढ़ गया, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो उस इलेक्ट्रॉन को मेरे यहां से बाहर ले जाने के लिए मुझे कम एनर्जी देना पड़ेगा, यानी उसको आयन में बदलने के लिए मुझे कम एनर्जी लगेगा, यानी इसका आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में? किसको नहीं आया Yes, बताओ? sir. आया? सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, Yes. तो साइज बढ़ने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उस इलेक्ट्रॉन हल्का से किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हो रहेगा, और हल्का से जुड़ा हुआ है तो उसको हम आसानी से निकाल सकता हूं। आसानी से निकाल सकता हूं मतलब कम एनर्जी देके, यानी उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम। अब मैं लिख सकता हूं टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी, यानी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, नाइट्रोजन का। सबसे कम किसका होगा, सबसे कम बिस्मथ का। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का। यानी नाइट्रोजन को अगर मैं आयन में बदलना चाहूं, इसीलिए कभी देखा है, अब देखो याद करो, कभी देखा है तुमने नाइट्रोजन के आसानी से प्लस के फॉर्म में? नाइट्रोजन देखोगे तो हमेशा क्या होता है, माइनस के फॉर्म में। देखो तुम देखो, जहां भी देखोगे ज्यादातर, जैसे NH3 अमोनिया का नाम सुना है ना, तो नाइट्रोजन कितना है, -3 में है। तो नाइट्रोजन ज्यादातर माइनस में रहता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बदले इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहता है क्योंकि इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है, साइज बहुत छोटा है। साइज छोटा होने से इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो इसीलिए ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देने के बदले ले लिया, जब लेता है वो माइनस होता है, इसलिए नाइट्रोजन में देखो हमेशा माइनस, प्लस में नहीं। लेकिन बिस्मथ क्या होता है, बिस्मथ हमेशा प्लस में आ जाता है आसानी से। बिस्मथ क्या होता है, प्लस फॉर्म में आ जाता है। ये 3+ होगा, मैं आगे देखूंगा उसको कैसे 3+ होता है, 1+ होता है, ये ज्यादा जनरली 1+ में रहता है। तो ये जो बिस्मथ बना, प्लस में बना, क्यों प्लस बना, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। लेकिन ये प्लस में क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहता है, बल्कि ले लेता है, छोड़ने के बदले ले लेता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ने से आसान है इलेक्ट्रॉन लेना। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के बाहर सेल में देखोगे कितना इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, ये क्या आता है, यहाँ पर हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाए थे, ये देखो कितना इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन। देखो 1s2 2s2 और 2p3। तो ये बाहर सेल होता है, जो 2 है दोनों बाहर है, 3 2 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका आउटर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये 8 बना लेगा, हमेशा एलिमेंट क्या चाहता है, ऑक्टेट बनाना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 5 3 8 बन जाएगा।
तो 3 जब ले लेगा नाइट्रोजन तो क्या होगा -3 बन जाएगा। अगर इसको प्लस बनना है तो इलेक्ट्रॉन को इसको छोड़ना पड़ता है 5 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट चाहता है ना हमेशा, तो इसीलिए यहाँ पर ये -3 बनना इसके लिए आसान है, बल्कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने से बदले, है ना। तो आप समझ में आया, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहता है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास करो, बाकी तो पार्ट जो बचा हुआ है उसको हम लोग बाकी देख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास सर आ चुके हैं, फिजिक्स होने वाले हैं, तो फिजिक्स का क्लास कर लो। थोड़ा सा 11 का क्लास भी देख लो, ये 11 के चीजें में इसलिए मेरा टाइम लग रहा है। अब मैं ग्रुप 15 को ही इस तरह से डिस्कस करूंगा बढ़िया से, आगे के ग्रुप में यही सेम बात होगा, सेम ट्रेंड होगा, ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा, 16 में भी बढ़ेगा, 17 में भी बढ़ेगा। आयनाइजेशन एनर्जी इसी तरह से ऊपर से नीचे क्या होगा, घटेगा, तो हर ग्रुप के लिए घटेगा। तो मैं एक ग्रुप को बढ़िया से डिस्कस करूंगा, बाकी ग्रुप तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल भी है मेरा क्लास, कल मिल लो, बाकी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके। और इसके बाद करके बता